तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग अपने टॉपिक सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में या इंग्लिश भाषा में हमको अपनी बात को व्यक्त करने के लिए, अपनी बातों को लिखने के लिए सेंटेंस का नॉलेज बहुत ही मस्त है। सेंटेंस को लिखना, जानना सेंटेंस होता क्या है ये हमको जानना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि इंग्लिश में या फिर हिंदी में को हमको अपनी बात कहनी है, अपनी बात को व्यक्त करना, तो हमको कोई ना कोई शब्द समूह बनाना पड़ेगा। तो वो होता क्या है, अगर कोई शब्द समूह बना रहे हैं तो उसको कहते क्या है। तो हमारा टॉपिक जो है सेंटेंस है, इससे रिलेट कर सकते हैं हम लोग। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं वाक्य। वाक्य क्या होता है, तो वाक्य क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। मतलब कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब शब्दों का ऐसा समूह जो क्या करे, विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जो क्या करे, एक पूर्ण भाव प्रकट करे, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं स्टार्ट सेंटेंस, मतलब उसे क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। तो एक क्वेश्चन बनता है कि क्या कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड वाक्य हो सकता है। जैसे कि हम कुछ शब्द लिख रहे हैं, पहले ये लिख लें, दिस इज अ चेयर। कितने शब्द मिल गए, 1 2 3 4। जहां भी दो या दो से अधिक शब्द होते हैं वो क्या बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे। हमको दिख रहा है यहाँ पर कितने शब्द हैं, 4 शब्द हैं। जब 4 शब्द हैं तो ये क्या बना दिए, ये ग्रुप का फॉर्मेशन कर दिए। ये क्या बना दिए हैं, ग्रुप का फॉर्मेशन कर दिए हैं। तो अब ये बात आती है, क्या ये ग्रुप ऑफ वर्ड जो बने हैं, ये जो 4 शब्द है, ये वाक्य है कि नहीं। तो हमको अगर देखे इसका जो अर्थ निकलेगा, इसको कह सकते हैं कि यह एक कुर्सी है। यह क्या है, कुर्सी है। मतलब इस ग्रुप ऑफ वर्ड का एक मतलब निकल रहा है, कुछ अर्थ प्रकट कर रहा है। दैट्स व्हाई इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग सेंटेंस कह सकते हैं। लेकिन अगर मैं यह लिखूं, जैसे कि अब यह ग्रुप ऑफ वर्ड लिखा हुआ है, राम टू ईट प्ले। यहां भी कितने शब्द हैं, 4 शब्द हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड तो ही बना है, लेकिन क्या यह ग्रुप ऑफ वर्ड पूर्ण भाव प्रकट कर रहा है, एक कंप्लीट सेंस प्रकट कर रहा है, नहीं कर रहा है। कैसे नहीं कर रहा है, इनका तो अलग अलग मतलब है। राम एक नाम, राम नाम हो गया, टू का प्रीपोजिशन ग्रुप में हो गया है, ईट मतलब खाना, प्ले मतलब खेलना। लेकिन क्या इन सबको मिलाकर हम एक पूर्ण भाव प्रकट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्या, क्योंकि अगर पूर्ण भाव प्रकट होता, उनका आपस में कोई ना कोई रिलेशन होता। जब शब्दों का ऐसा समूह बने जो आपस में मिलकर एक पूरा भाव प्रकट करे, उसे क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। दैट्स व्हाई ये पहला ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये तो सेंटेंस है। लेकिन यहां पर ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड बना है, ये सेंटेंस नहीं कहलाता है। कुछ और एग्जांपल इसके देखते हैं हम। जैसे कि हमारे पास ये कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं। पहला सेंटेंस है, राम प्लेज क्रिकेट। राम क्रिकेट खेलता है। अगला सेंटेंस है, ओपन द डोर, मतलब दरवाजा खोलो। नेक्स्ट है, वाई आर यू टेलिंग अ लाई, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। नेक्स्ट है,
मे यू लिव, भगवान करे तुम्हारी उम्र लंबी हो, भगवान करे तुम्हारी उम्र लंबी हो। और लास्ट है हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, अर्थात हुर्रे हम मैच जीत गए हैं। इन सेंटेंस को देखने से हमको पता चल रहा है कि हर सेंटेंस का अपना एक अलग भाव है। इन सभी सेंटेंस को देखने का पता चल रहा है कि हर सेंटेंस का अपना एक अलग भाव है, और ये सेंटेंस हम जब गौर से देखेंगे तो हर सेंटेंस के अंत में कोई ना कोई खास तरह का सिंबल आया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर इन दो सेंटेंस में जो सिंबल प्रयोग किया गया है इसको कहा जाता है फुल स्टॉप, इसको कहते हैं फुल स्टॉप। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो सिंबल प्रयोग किया गया है वह है मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। और लास्ट के दो जो सेंटेंस हैं, एक यहाँ पर ये और हमारा क्या ये हुआ, ये इसको कहते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। लेकिन अब जब बात करेंगे बाकी सेंटेंस की तो हमको ये पता चला है कि सेंटेंस को देखने वाले हम कह सकते हैं कि हम लोग वाक्य में तीन तरह के सिंबल का प्रयोग करते हैं। वो तीन तरह के सिंबल क्या क्या है? पहला सिंबल है फुल स्टॉप, दूसरा सिंबल है मार्क ऑफ इंट्रोगेशन जिसको क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं, और तीसरा सिंबल है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इन सिंबल को लोग देखने पर कितने सिंबल यूज करने हैं सेंटेंस में, तीन सिंबल का प्रयोग करना है। अब बात करते हैं सेंटेंस पे आते हैं, तो जो पहला सेंटेंस बोला जा रहा है राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है, यहाँ पर किसी काम के होने का बोध हो रहा है। अगले सेंटेंस में आएंगे ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, मतलब कि यहाँ पर एक तरह के ऑर्डर कर सकते हैं, आदेश का भाव प्रकट हो रहा है। और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, तो प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसके आधार पे ये सेंटेंस के प्रकार को बता रहा है। पांच तरह के ये जो सेंटेंस दिए गए हैं ये पांच तरह के सेंटेंस बता रहे हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार का हो सकता है, पांच प्रकार का हो सकता है। क्या क्या हो सकता है उसको थोड़ा समझते हैं। जब वाक्य में काम का होना पाया गया, इसका जो दूसरा हिस्सा हो सकता है जहां पर काम का न होना पाया जाए, जैसे अगर सेंटेंस ये कह सकते हैं राम प्लेज क्रिकेट, तो इसको तो ऐसे ही कह सकते हैं कि राम डज नॉट प्ले क्रिकेट, अर्थात राम क्रिकेट नहीं खेलता है। तो इसमें क्या हो गया, एक में काम का होना पाया गया और दूसरे में काम का नहीं होना पाया गया। तो ऐसे सेंटेंस जहां पर काम का होना पाया जाए या काम का नहीं होना पाया जाए, या फिर जिन वाक्यों में किसी के स्थिति स्टेट या कंडीशन को अफर्म किया जाए, अफर्म करने का तात्पर्य है स्वीकार करना, या फिर डिनाय किया जाए, डिनाय मतलब अस्वीकार किया जाए, उसे क्या करते हैं, उससे भी असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो पहले हम उसके नाम लिखते हैं सेंटेंस के प्रकार के। तो ये पांच प्रकार के हो गए सेंटेंस के एग्जाम्पल, आगे देखते हैं पांच प्रकार सेंटेंस होते क्या है। हमारा अगला टॉपिक है सेंटेंस के प्रकार। और नेक्स्ट टॉपिक है काइंड ऑफ सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस वाक्य के प्रकार, वाक्य के प्रकार। तो हम कह सकते हैं वाक्य पांच प्रकार के होते हैं, वाक्य पांच प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो पहला वाक्य जो होता है वो होता है असर्टिव सेंटेंस, नंबर एक असर्टिव, जिसको कहते हैं डिक्लरेटिव, डिक्लरेटिव सेंटेंस, डिक्लरेटिव सेंटेंस। दूसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस। तीसरा होता है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव
सेंटेंस, चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और पांचवा जो आखिरी होता है उसे कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में कहा जाता है कथनात्मक या घोषणात्मक वाक्य। तो पहले इसको समझते हैं। पहला सेंटेंस क्या हो गया? असर्टिव, जिसको दूसरे नाम क्या कहते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? कथनात्मक या घोषणात्मक वाक्य। ये वाक्य क्या होते हैं, इनको थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस, अभी हमने जस्ट बात किया कि असर्टिव सेंटेंस वो वाक्य होते हैं यहाँ पर किसी काम का होना या फिर नहीं होना पाता है, या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, यहाँ तो बात हुई काम की, लेकिन हर वाक्य में काम हो ये तो जरूरी नहीं है ना। जैसे मैं अगर ये बोल दूं दिस इज ए चेयर, ये कुर्सी, क्या इस वाक्य में कोई काम हो रहा है? इस वाक्य में कोई काम नहीं हो रहा है। जब कोई काम नहीं हो रहा है तो फिर क्या करेंगे, फिर डिफिनेशन क्या बनेगी? तो इसलिए डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो क्या बोल रहा है, घोषणात्मक वाक्य या कथनात्मक वाक्य, इसको ऐसा वाक्य कहते हैं जो किसी वस्तु या व्यक्ति के कंडीशन या स्टेट को अफर्म करती है या फिर क्या करती है, डिनाई करती है। अफर्म का तात्पर्य स्वीकार करती है और डिनाई का तात्पर्य अस्वीकार करती है। जैसे मैं ये कहूं कि राम इज अ डॉक्टर, राम इज अ डॉक्टर, राम क्या है, एक डॉक्टर है। तो राम की स्थिति को क्या किया जा रहा है, मतलब राम की स्थिति क्या है, उसकी पोजीशन को बताया जा रहा है कि राम क्या है, एक डॉक्टर है, उसकी स्थिति को स्वीकार किया गया है। और लेकिन दूसरे सेंटेंस में ये कह दूं मुकेश इज नॉट अ डॉक्टर, मुकेश एक डॉक्टर नहीं है। तो अब बताइए पहले सेंटेंस में क्या था? पहले सेंटेंस में जो राम नाम का व्यक्ति है उसकी जो स्थिति है, उसका जो पोजीशन है कि वो क्या है, डॉक्टर, उसको अफर्म किया गया है। तो तुम्हारा क्या गया, वो भी हमारा क्या हो गया है, असर्टिव सेंटेंस हो गया। लेकिन दूसरे वाक्य में जब मैंने कहा मुकेश इज नॉट अ डॉक्टर, यहां पर मुकेश की जो कंडीशन है, सॉरी उसके जो स्टेट है उसको क्या किया गया है, डिनाई किया गया है। मतलब उसे क्या कहा जा रहा है कि वह डॉक्टर नहीं है। तो इस तरह के वाक्य जहां पर किसी के स्टेट या उसके कंडीशन को क्या करें, स्वीकार करें या फिर अस्वीकार करें, उसे क्या कहेंगे, असर्टिव सेंटेंस कहेंगे या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। या फिर जिन वाक्यों में किसी काम का होना या ना होना पाया जाए उसे क्या करते हैं, असर्टिव सेंटेंस ही करते हैं। और इन सेंटेंस के अंत में हमेशा फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने क्या बोला, जैसे कि राम इज अ डॉक्टर एंड, और दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं, मुकेश इज नॉट अ डॉक्टर। राम एक डॉक्टर है, मुकेश एक डॉक्टर नहीं है। तो पहले सेंटेंस में मुकेश के बारे में कथन कहा गया है, मतलब क्या बोला गया, मुकेश क्या है, डॉक्टर है। लेकिन सॉरी, राम के बारे में कथन कहा गया है कि राम में क्या है, डॉक्टर है। लेकिन अगले सेंटेंस में क्या बोला गया, मुकेश इज नॉट अ डॉक्टर, मुकेश एक डॉक्टर नहीं है। मतलब अगले सेंटेंस मुकेश के बारे में बात किया गया है, कथन कहा गया है कि मुकेश एक डॉक्टर नहीं है। इससे क्या पता चल रहा है, जो स्टेटमेंट होता है, जो कथन होता है, उसको दो तरीके से हम लोग कह सकते हैं। एक तरीके में जो स्टेटमेंट हमारा होगा वो पॉजिटिव होगा, और दूसरे तरीके में जो हमारा स्टेटमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कुछ और चीजें लेते हैं, जैसे कि हम ये बोले चिल्ड्रेन आर प्लेइंग क्रिकेट, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग क्रिकेट। Students do not abuse to each other. हाँ, तो इन वाक्यों को देखते हैं। पहले दो वाक्यों को हम डिस्कस कर चुके हैं। ये स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट किस में था, पहले सेंटेंस में राम की स्थिति को,
राम की परिस्थिति को हमने क्या किया है, राम को जो स्टेटमेंट कहा गया है कि राम एक डॉक्टर है, उसको क्या किया गया है, स्वीकार किया गया है। और अगली सेंटेंस क्या बोला है कि मुकेश इज नॉट अ डॉक्टर, सॉरी हाँ, मुकेश इज नॉट अ डॉक्टर मतलब मुकेश एक डॉक्टर नहीं है। तो इन दोनों वाक्यों को क्या किया गया है, एक में दोनों वाक्यों में स्टेटमेंट कहा गया है, और स्टेटमेंट क्या है, पहले में पॉजिटिव है और दूसरे में क्या है, नेगेटिव है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, असर्टिव सेंटेंस। लेकिन अगले सेंटेंस में आए तो यहाँ पर पहले वाक्य में खेलने का काम हो रहा है और दूसरे वाक्य में गाली देने का काम, लेकिन यहाँ पर खेलने का काम का होना पाया जा रहा है। चिल्ड्रेन आर प्लेइंग क्रिकेट, अर्थात बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, मतलब जो खेलने का काम है उसका होना पाया जा रहा है। और जब यहां पर आएंगे कि स्टूडेंट्स डू नॉट अब्यूज ईच अदर, अर्थात छात्र एक दूसरे को गाली नहीं देते, मतलब यहाँ पर जो काम था गाली देने का उसका होना नहीं पाया जा रहा है। तो इसके बेस पर हम लोग कह सकते हैं कि जो असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है वो कितने प्रकार का हो सकता है, हो सकता है दो प्रकार का। पहले को क्या बोल सकते हैं, पहले को कहा जा सकता है, जो पहला प्रकार होता है असर्टिव सेंटेंस का, उसको बोल सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। और जो दूसरा टाइप बनेगा इसका वो बनेगा निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य, और नेगेटिव कहा जाता है नकारात्मक वाक्य। मतलब हमको क्या पता चला कि जो असर्टिव जिसको डिक्लेरेटिव कह रहे हैं वो कितने प्रकार हो गया, अफर्मेटिव और नेगेटिव। किस बेसिस पर, किसके आधार पर, अपने परिभाषा या अपने डेफिनेशन के आधार पर। डेफिनेशन तो यही था ना, जहां पर कोई स्टेटमेंट कहा जाए और वो स्टेटमेंट क्या होता है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, या फिर किसी वाक्य में काम का होना पाया जाए या ना पाया जाए, उसी के आधार पर असर्टिव सेंटेंस को कितने भाग में बांटा गया, दो भाग में। नंबर एक तो आपका क्या बना, अफर्मेटिव सेंटेंस, नंबर दो क्या बना, नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव के हिंदी में क्या कहते हैं, सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव क्या कहते हैं, नकारात्मक वाक्य। जैसा मैंने पहले बताया कि असर्टिव के अंत में क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। उसी सेम वे में अफर्मेटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उनके भी अंत में क्या लगाया जाएगा, फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाएगा। तो अब बात आती है इनको लिखने के तरीके की। तो जनरल स्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम फॉलो होता है, जिसका यूज हम लोग आगे चलकर टेंस में करेंगे, कि हम लोग को जब वाक्य का ट्रांसलेट करना होगा, हिंदी के वाक्यों का इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, तो वो जनरल स्ट्रक्चर, जो वाक्य का स्ट्रक्चर होता है, कोई वाक्य लिखा क्या कहता है, उस स्ट्रक्चर के बेस पर हम इनके स्ट्रक्चर को लिख सकते हैं। जैसे कि जब भी कोई अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा जाएगा, जब भी कोई अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा जाएगा, उसमें सबसे पहले प्रयोग किया जाता है सब्जेक्ट का। किसका प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। जब सब्जेक्ट का प्रयोग कर लेते हैं, उसके बाद जो भी टेंस होगा वाक्य का, उस टेंस के अकॉर्डिंग प्रयोग किया जाएगा एचवी। एचवी मतलब हेल्पिंग वर्ब, उसका हेल्पिंग होता है, और उसके हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आता है टेंस के अकॉर्डिंग, जो वाक्य होगा उस वाक्य के टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब की फॉर्म का या तो फर्स्ट फॉर्म, या तो सेकेंड फॉर्म, या तो थर्ड फॉर्म। तो हम लोग लिख सकते हैं, सीधे सीधे लिख सकते हैं एमवी मतलब मेन वर्ब, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, और इन द एंड क्या कहते हैं, अदर वर्ड्स, और लास्ट में आएगा फुल स्टॉप। ये स्ट्रक्चर हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का। जैसे कि आपको पूछा कि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में तो हेल्पिंग नहीं होता है, तो इसलिए होता है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया ही नहीं जाता है। हम लोग पूरे 12 टेंस, सॉरी 3 तरह के टेंस होते हैं जिनके 4 पार्ट होते हैं, टोटल मिलाकर हमको मिलते हैं 12 टेंस। तो उन 12 टेंस में 2 टेंस होते हैं जहां पर अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा जाता है। एक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, और एक क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अगर हमको स्ट्रक्चर बनाना हो किसी का, जैसे कि कोई बोल रहा है कि
हमको स्ट्रक्चर बनाना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। इसको क्या बनाना है? स्ट्रक्चर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कोई स्ट्रक्चर बनाना चाहता है तो क्या बन सकता है? हमको पता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है एचवी होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर, और इसमें जो वर्ब की फॉर्म आती है, जो मेन वर्ब होता है उसको प्रयोग करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी किया। तो इन्हीं दो वैल्यूज को अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर में पुट कर देंगे तो ये स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बनेगा। सबसे पहले क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखना था? एचवी हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या यहाँ पर है? इज, एम, आर। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? या तो इज, या तो एम, या तो आर। उसके बाद क्या लिखना था? एमवी। एमवी क्या था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी। ये हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके बाद आएगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट, और अंत में अदर वर्ड, और ये हो जाएगा फुल स्टॉप। ये बन गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ये क्या बन गया है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सेम वे में बाकी जो टेंस हैं उनके भी अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बनाया जा सकता है, और अफर्मेटिव सेंटेंस में किसी भी काम के होने का बोध होता है। ये बात होगी अफर्मेटिव सेंटेंस। आई थिंक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस क्या था? नेगेटिव सेंटेंस है जिस वाक्यों में कार्य का नहीं होना पाया जाए, जिन वाक्यों में कार्य का नहीं होना पाया जाए उन्हें क्या कहते हैं? नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन सकता है? तो उसमें जो लिखना होगा नेगेटिव सेंटेंस के लिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे। सॉरी, पहले इसके जनरल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो नेगेटिव का जो जनरल स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद बनेगा नॉट, नेगेटिव वर्ड नॉट, उसके बाद वर्ब की सॉरी उसके बाद बनेगा मेन वर्ब एमवी, और उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्या आएगा? अदर वर्ड्स। और ये भी असर्टिव का पार्ट था तो लास्ट में क्या लाएंगे? फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। तो सेम में अगर इसका प्रयोग करके हमको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनाना हो तो क्या करेंगे? सबसे पहले क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आएगा। अब फिर से हेल्पिंग वर्ब लिखना था तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग क्या था? इज, एम, आर था। तो ये क्या आ जाएगा? इज, एम, आर। उसके बाद क्या आ जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट इन द एंड अदर वर्ड, और लास्ट में फुल स्टॉप। ये क्या बन गया? ये बन गया है हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो सेम वे में बाकी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को भी बनाया जा सकता है।